अस्पताल के सभी लोग बहुत स्नेह देते थे और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही करीब थी। कुछ समय बाद उसकी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी और निरंतर कमज़ोर होने लगी। अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया पर कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। मैं उसे बार बार बनारस जाकर दिखाने को कहता पर वो आनाकानी करती थी। फिर काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद जब वो बेमन से बाहर दिखाने गई तो पता चला कि उसे एडवांस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था, जिसमें अब न तो ऑपरेशन हो सकता था और न ही कोई कारगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। उसने फिर कितनी जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। सभी जगह से निराश हताश परिवार के लोग अब झाड़ फूंक कराने लगे, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पार। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से जूझने के बाद एक बार बीएचयू अस्पताल के मशहूर डॉक्टर हरिशंकर शुक्ला जी को दिखाया और उन्होंने बहुत सही सलाह दी कि जितनी जगह दिखाओगे आपकी परेशानियों में इजाफा होता जाएगा और मरीज का कष्ट बढ़ता ही जाएगा। अच्छा होगा कि आप उसी अस्पताल में ले जाएं जहां ये काम करती हैं। वहां कम से कम आगे का पैलिएटिव दवा चलेगा और इनका कष्ट दूर होगा। आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट कुछ तो कम हो जाएगा। आगे ट्रीटमेंट की क्या लाइन होगी मैं पर्चे में लिख देता हूं। हार थक कर उसे पुनः ओबरा अस्पताल लाया गया। अस्पताल के सभी वरिष्ठ चिकित्सकों ने सलाह कर उसे भर्ती कर दिया उसी स्टाफ रूम में। सरोजा सबकी चहेती नर्स थी, अतः सभी डॉक्टर और स्टाफ उसकी तीमारदारी में लग गए। सभी डॉक्टर उसे रोजाना देखकर उचित दवा तो देते ही थे, सभी नर्स भी उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह किया करती थी। सबसे कठिन काम था सरोजा की ड्रेसिंग, इसमें बहुत समय लगता था। उसका जिम्मा अस्पताल की सबसे काबिल नर्स अनीता दास और बीएम सिस्टर ने उठाया। रोज उसकी पट्टी खोली जाती, घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ कर मलहम लगाकर पट्टी की जाती। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, उसे रोग के हिसाब से खाना भी दिया जाने लगा, पर दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होने लगी। दर्द निरंतर बढ़ता जा रहा था। पेनकिलर दवाओं का असर अब कम होता जा रहा था और वो दर्द से बेचैन होती जा रही थी। सिसकियां अब चिल्लाहट में बदल गई थी। घाव से अब बहुत बदबू आने लगी थी, पर धन्य थी वो सिस्टर लोग जो उस बदबू में भी 2-3 घंटे चेहरे पर मास्क लगाकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर उसकी रोज पट्टी करती थी। पूरा स्टाफ वार्ड अब बदबू से भर चुका था। चिल्लाने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। नाइट ड्यूटी में वो चिल्लाने की आवाज और बदबू हम सभी को अंदर से हिलाकर रख देता था। परेशान होकर मैंने बीएचयू के शुक्ला डॉक्टर को फोन कर सरोजा की हालत के बारे में बताया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया और बोला, अरविंद, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मरीज की जितनी जल्दी मृत्यु हो जाए तो उसे इन सभी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं बोला कि सर, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। इच्छा मृत्यु का ऑर्डर तो अदालत भी नहीं देती। कम से कम उसके असहनीय दर्द के लिए कुछ तो सलाह दीजिए। उन्होंने कुछ नए पेन किलर का नाम बताया, जिसे मैंने तुरंत बनारस से मंगाकर सरोजा को देना शुरू कर दिया, पर कुछ दिन बाद वो भी बेअसर साबित हो गया। चीखना, चिल्लाना और असहनीय बदबू निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब तो हम भी मनाने लगे कि हे ईश्वर, इसे जल्दी से अपनी शरण में ले लीजिए। अब बहुत कम स्टाफ उस कमरे में जाने लगे। जो जाते वो उससे पॉजिटिव बातें करते ताकि उसका माइंड दर्द से डाइवर्ट हो जाए। सरोजा के मरने के 1 दिन पहले मैं नाइट ड्यूटी में था और अनीता दास उसके पास थी। रात 12 बजे सिस्टर अनीता मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि सर, सरोजा नॉनवेज खाने को बोल रही है। मैं बोला कि सिस्टर जी, मैं उसके डॉक्टर से पूछ कर ही अलाउ करूंगा। और मैंने उसके डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले कि उसकी पाचन शक्ति ऐसे ही खराब है, नॉनवेज और नुकसान करेगा। उसी रात सरोजा सिस्टर रोग से लड़ते लड़ते ईश्वर को प्यारी हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं कर पाए। सभी बहुत दुखी थे, पर एक संतोष था कि चलो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। पर उसकी मौत ने मुझे हिला कर रख दिया।
सभी स्टाफ काफी दुखी थे और मैं अपने ड्यूटी रूम में पहली बार बहुत रोया। खैर, उसके डेड बॉडी को हम लोगों ने भारी मन से उसके घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। अगले दिन स्टाफ रूम को केमिकल से खूब धोया गया, उसमें धूप अगरबत्ती जलाया गया और सरोजा की एक मीठी याद लेकर हम सब अपने काम में लग गए। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। कुछ समय तक तो कोई उस कमरे में भर्ती नहीं हुआ, पर कभी कभी विशेषकर रात के समय उस कमरे से बदबू आने लगी। कभी उस कमरे में या उसके आसपास किसी के चलने, हंसने या एक अजीब तरह के रोने की आवाज आने का दावा लोग करने लगे। इसे मन का भ्रम मानकर हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। पर एक रात मैं ड्यूटी पर था और मेरे साथ स्टाफ बाल गोविंद और लाखा सिंह थे। मेरी ड्यूटी में हम लोग 2-3 बजे तक जागते थे, गपशप करते थे और भूख लगने पर 9400 नंबर की जीप से मार्केट से खोज कर कुछ खाने का सामान मंगा कर खाते थे, फिर सोने की कोशिश करते थे। 3 बजे बाल गोविंद मेरे कमरे में आया और बोला, साहब, स्टाफ रूम से कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही है। हम लोग जब गैलरी से उस रूम तक पहुंचे तो यकीन मानिए, उस रूम से किसी घायल सड़े जानवर की भयानक दुर्गंध तो आ ही रही थी। अंदर किसी के सिसकने और चलने की आवाज भी आ रही थी। साफ लगा कि कोई आवारा कुत्ता, जो शायद जख्मी भी है, किसी तरह अंदर घुस गया है और सारे परेशानियों की जड़ वही है। फीमेल ड्यूटी रूम से उस कमरे की चाबी मंगाई गई। अस्पताल का चौकीदार बहादुर भी अपनी लाठी लेकर आया और निश्चिंत होकर कमरा खोला गया। मेरे पास लंबा टॉर्च भी था, जिसे जलाकर हम सब लोग कमरा खोलकर अंदर आ गए। कमरे में अंधेरा था, पर यकीन मानिए, मैंने जब टॉर्च जलाया तो एक अस्पष्ट साये को उठकर बाथरूम की तरफ भागते हुए देखा। मेरे साथ कुछ अन्य लोगों को भी ये अनुभव हुआ, पर कमरे में कुछ नहीं था। हाँ, कमरे में एक सड़ांध बदबू तो सबने महसूस की। सबने मिलकर सारा कमरा छान मारा, पर कोई कुत्ता या जानवर वहां नहीं था। बाहर निकलकर रूम को अच्छी तरह से लॉक किया गया, पर ड्यूटी रूम में हम सभी लोग बहुत देर तक बात करते रहे। सभी ने कहा कि इसमें प्रेत बाधा है, कुछ करना चाहिए। अगले दिन मंगलवार था, अतः मैंने नहा धोकर भोगा सिंह होटल के सामने बजरंग बली के मंदिर में पूजा की और फिर लाखा सिंह के साथ लोहबान, माला, फूल सब लेकर स्टाफ रूम को खोला गया। पर बाथरूम काफी गंदा था। पता नहीं बाथरूम इतना गंदा कैसे हो गया, यह आज तक समझ नहीं आया। फिर से सफाई की गई। सफाई के बाद बीच में बजरंग बली की छोटी सी तस्वीर लगाकर पुष्प रखकर लोहबान जला दिया गया। फिर कमरे खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर ताला बंद कर दिया गया। फिर 1 सप्ताह तो सब शांत रहा, पर उसके बाद पुनः वही चलने, रोने, हंसने की आवाजें और असहनीय दुर्गंध। ये सब दिन में तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं आता था, पर रात में हमेशा आता था। ये बात बहुत से हॉस्पिटल स्टाफ ने भी महसूस किया और 3 या 4 बार रात्रि ड्यूटी के समय मैंने भी। मैं बहुत असमंजस में था, मन इसे मानता ही नहीं था, पर जो सत्य था उसे नकारा भी तो नहीं जा सकता था। इस बीच कमरे को कितनी बार सैनिटाइज भी किया गया। गनीमत थी उस समय कोई स्टाफ बीमार भी नहीं हुआ। कुछ बीमार हुए तो बिना भर्ती के ही ठीक हो गए। एक आध उसमें भर्ती भी नहीं हुए, जनरल वार्ड में भर्ती हुए और ठीक भी हो गए। कुछ दिन बाद अनीता सिस्टर को तेज पेट दर्द हुआ। उन्हें बिना कुछ सोचे उसी स्टाफ रूम में भर्ती कराया गया। अनीता समय के साथ सीरियस होती जा रही थी। हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया था। अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उन्हें इक्टोपिक प्रेगनेंसी था, जो फट गया था। रक्त का निरंतर स्राव हो रहा था। तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी था, पर इतने कम हीमोग्लोबिन में एनेस्थीसिया और ऑपरेशन कैसे होता?
बाहर ले जाने का प्रश्न ही नहीं था। हम सभी गमगीन थे। तब डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर